क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो आज हम लोग मंथली करंट अफ़ेयर का पढ़ेंगे और उस मंथली करंट अफ़ेयर में हम लोग जो है वो ठीक है ना, देखेंगे कि क्या कैसे किया जा सकता है। और आज तो मान लो ये क्लास लग गई है, ठीक है, लेकिन ये जनरली मैं महीने में 1 बार, ताकि उस महीने का पूरा हो जाए। जैसे अभी तो अप्रैल 1 महीना पीछे चल रहा है, बट मैं इसे भी कवर कर ही दूँगा, तो वो रहेगा। तो यहाँ पे मैं जान अभी 1-2 मिनट आपको और दे रहा हूँ, ताकि अदर स्टूडेंट भी जुड़ जाएँ। हालाँकि मैं तो हाज़िर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अदर स्टूडेंट भी और जुड़ जाएँ। अभी 4 बजकर 1 मिनट हुआ है, तो जिन लोगों को और जुड़ना हो जुड़ जाएँ। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा यहाँ से, और मैं यहाँ मार्च से ही पढ़ाना शुरू करूँगा प्राची द्विवेदी जी, ठीक है ना? मार्च से ही पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि ये मार्च से ही फाउंडेशन वाला सब चला है, तो मैं मार्च से इसका इंट्रोडक्शन करूँगा। धीरे-धीरे इसमें हर महीने की 1 वीडियो आती रहेगी, जिसमें हम लोग पूरे महीने का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है ना? नहीं, ये क्लास सिर्फ पेड में हो रही है, ये कोई यूट्यूब पे क्लास नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ आपके पेड में हो रही है। वो तो ये थंबनेल लगा है, ठीक है, लगा है, लगे रहने दो, ठीक है ना? थंबनेल से क्या ही मतलब है आपको, ठीक है ना? नहीं तो चलिए ये करंट अफेयर का करेंगे, ठीक है? तो 2-3 मिनट दे दिया जाए अदर स्टूडेंट को, तब उसके बाद मैं कम आ रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, ठीक है? तो 2 से 3 मिनट, फिर क्लास शुरुआत करते हैं, ओके? ठीक है? चलिए, नहीं साहिल राजपूत जी, आपका मैसेज दिख रहा है, बट मैंने जानबूझ करके अभी 2-3 मिनट का समय दिया है, ठीक है? तो थोड़ा-सा रुक जाइएगा। गौरव वर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। 2-3 मिनट का टाइम सभी के पास।
4:06 हो चुका है। अब जितने लोग को जुड़ना था वो जुड़ चुके और अब शुरुआत कर देते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है। मोहम्मद उमर जी, आपका पूरा मैसेज नहीं दिख रहा है दोस्त, और प्लीज अब थोड़ा देर सर छोटा सा डाउट है, मैंने आपको जहां डाउट पूछते हैं फोटो भेजा, देखना। नहीं, मुझे नहीं दिखेगा अभी कोई भी, मैं ये सब नहीं देखता हूँ, ठीक है ना। मैं ये सब नहीं देख पाता हूँ जहाँ फोटो भेजा जाता है, ये सब मुझे कोई जानकारी नहीं यार इन सब चीजों की, ठीक है ना। मोहम्मद उमर अनटाइटल, ये क्या है? अच्छा, वन ऑफ द ग्रेट टीचर है। अच्छा, ये डाउट सेशन में आपने भेजा है कि वी लव आशुतोष सर। थैंक यू मोहम्मद उमर जी, वन ऑफ द ग्रेट टीचर एवर। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया आपका, जहां आप डाउट सेशन में आता है, ठीक है ना। डाउट सेशन में जो आपका आता है वो मैंने देखा। अच्छा, अब चलो, अब शुरुआत कर देते हैं आज के लेक्चर का, ठीक है। अब ये है कि देखो, ये मार्च का लगभग देखो रोज ना 2-3 न्यूज इंपॉर्टेंट आती हैं, उन न्यूज को आज मैं यहाँ पे कवर करूंगा। इसी तरीके से एक बार अप्रैल का भी एक पूरे मंथ का लूंगा किसी दिन, फिर इसी तरह मई जून, हर महीने का एक लेक्चर इसमें पेड में मैं पेड का डालता रहूंगा, ताकि आप लोगों का काम हो सके, ठीक है ना, हो सके। तो चलो शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चंस की, और आपके कमेंट को मैं ऑफ तो नहीं कर सकता क्योंकि आप भी उसमें आंसर देंगे, लेकिन हाँ, ये थोड़ा तेज चलेगी क्लास, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो ये क्लास थोड़ी तेज चलेगी। की पॉइंट्स, इस क्लास का फायदा क्या है सर? इस क्लास का फायदा ये है कि आपको पूरे महीने के टॉप 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप ये वाली पीडीएफ एक बार जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आंसर करो जरा। ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, या फिर आपके एन आर नारायण मूर्ति जी। याद रखिएगा, ये आपके बने हैं कौन? एन आर नारायण मूर्ति जी, ठीक है ना। ये आपके बने हैं एन आर नारायण मूर्ति जी, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब सॉरी, सुनील मित्तल जी। ये हैं सुनील मित्तल, जिन्हें वर्तमान में जो यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं, उन्होंने भारतीय इंटरप्राइजेस के से संबंध रखने वाले सुनील मित्तल जी को ये पुरस्कार दिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहले भारतीय नागरिक हैं जिनको कि यूनाइटेड किंगडम के व्यक्ति ने क्या दिया है? मानद नाइटहुड उपाधि दी है। इससे पहले अगर आप नोटिस करें तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास थी, जिन्होंने आपके उसको हटाया है, क्या कहा जाता है, नाइटहुड की उपाधि को असहयोग आंदोलन के समय छोड़ दिया था। अगला पॉइंट, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। भारतीय इंटरप्राइजेस, सुनील भारती मित्तल इसके संस्थापक है, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापित 1976 में। ये वाली जो बात है ये आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में पीडीएफ में पढ़ेंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? बताइएगा। शिवानी राठौर जी, करंट अफेयर में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि पढ़िए, कोई दूसरा दवा नहीं आती बेटा उसकी। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका ये लॉन्च की गई है केरल में, ठीक है ना। ये देखो, ये ईंधन सेल, हाइड्रोजन से चलने वाली ईंधन सेल नौका है। अगर आप ऑप्शन भी देखते हो तो ये बिहार उहार में तो चल ना पाती भाई, वहां समुद्र नहीं है। ये है आपके हाइड्रोजन सेल ईंधन से चलने वाली भारत की पहली, भारत में बनी स्वदेशी ईंधन सेल फेरी। इसका नाम रखा गया है सुचेता। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसका नाम है सुचेता, और राज्य कौन सा है? केरल का कोच्चि, ठीक है ना, केरल के कोच्चि बंदरगाह पे। तो ये बात आने वाले पेपर में आपसे पूछ सकता है, जैसे अभी हाइड्रोजन व्यावसायिक स्तर पे बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र वाला भारत का पहला प्लांट खंडवा मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन प्लांट को मतलब हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए अभी किसने घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने, नाथा झाकरी में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम का तो आप इसमें से हटा ही दीजिए, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। निम्न में से किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना को शुरू किया है? दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना, तो मैं आपको बता दूं कि सर मैं करंट अफेयर अभी तक नहीं की हूं, तो कोई देखो अभी बातचीत मत करो। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं मैं उनके पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर करूं, मैं लास्ट में कॉमन आंसर करूंगा, ठीक है। भारत,
दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने लाया है हाल फिलहाल में। इसके बारे में आपको बताएं तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मजबूत करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ये खाद्य भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पहले शुरू में भारत के 9 राज्यों में लगाया जा रहा है, उसके बाद फिर पूरे भारत में इसको लागू किया जाएगा। निम्न में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है? आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डॉक्टर बीना मोदी को। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर है डॉक्टर बीना मोदी जी। इन्हें सम्मानित किया गया है 30 जनवरी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में पुरस्कार दिया गया है। अच्छा एक बात और बता दे, कई लोगों को ये होगा याद नहीं हो रहा है सर, तो ये याद के लिए नहीं है, ये एक बार अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको एक बार आप अपने से पढ़ेंगे, फिर एक बार रिवाइज करेंगे तब होगा। और आप लोगों की एक मदद मैं और करने वाला हूं, ठीक है ना। आप लोग की एक मदद, वो क्या सर? कल आपके तारीख कितनी रहेगी? 1 मई। 1 मई को सुबह में 8 AM पे मैं इन्हीं क्वेश्चंस में प्लस 150 क्वेश्चन और जोड़ करके 150 क्वेश्चन और जोड़ करके पूरा आपको यहाँ पे अप्रैल अप्रैल कल मैं दोहरवा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। यूट्यूब पे किस चैनल पे? एसएससी अड्डा 24/7। तो कल सुबह 1 मई को सुबह 8 बजे यूट्यूब पे आप पूरा अप्रैल एक बार दोहराने आ जाइएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा इसका क्या है? किस देश समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, लक्ष्मण अभ्यास भारत ने मलेशिया के साथ किया है। ये लक्ष्मण अभ्यास का भारत और मलेशिया का जो है सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत मलेशिया के बीच एक बहुपक्षीय बाइलेटरल समुद्री अभ्यास है जो 28 फरवरी से 2 मार्च तक चला था, ठीक है ना। 28 फरवरी से 2 मार्च तक ये अभ्यास चला था। इसमें ये हुआ कहां पे था? तो विशाखापत्तनम में। जो लक्ष्मण अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में, लक्ष्मण अभ्यास ये हुआ कहां था? तो विशाखापत्तनम में। तो यहाँ पे आप इंडिया लिख देंगे और यहाँ पे आप साथ ही साथ मालदीव्स, ठीक है ना, मालदीव्स लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बताइएगा सर्वाधिक। मैं हर महीने में एक क्लास आपके लिए मंथली वाली लिया करूंगा, चूंकि अभी मैं मार्च का ले रहा हूं, इसलिए ये जो नया मंथ शुरू होगा उसमें मैं अप्रैल का भी एक बार लूंगा। उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड लॉन्च करने वाला सर्वाधिक कौन राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। लगभग इसमें आयुष्मान एक हेल्थ से रिलेटेड कार्ड है जिसमें 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज वगैरह होता है। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बन के आया है जिसने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया है इसके अंतर्गत। करीब इनसे 7,43,82,304 लोगों को लाभ मिला है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य का सुरक्षा का भारत सरकार क्या करती है? एक जिम्मा उठाई हुई है कि भाई जो नहीं अपना इलाज वगैरह करवा पा रहे हैं ये उनके लिए है। अगले पॉइंट पे आएंगे, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? कि अगर कोई लेडी है, लड़की है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको वो ये चीज कि किस तरीके से वो अपने, अब उसको मन नहीं है बच्चे को पैदा करने का, तो इस केस में आपके फ्रांस ने बोला कि भैया देखिए हम गर्भपात के जितने भी तरीके हैं हम उसको संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत देते हैं, ठीक है ना। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि एबॉर्शन इज हेल्थ केयर। ये कोई ऐसा नहीं है कि एबॉर्शन हो जाएगा तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये हो गया वो हो गया, अकॉर्डिंग टू फ्रांस। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देकर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर के पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस ने 1975 में पहले इसको गर्भपात को वैध बनाया था, फिर उसके बाद इसने कहा कि अब तो इसको नियम ही बना दो, जिसको चाहिए बच्चा वो रखे, जिसको ना चाहिए वो ना रखे। भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो, सर इसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। अंडर रिवर, ये आपको रिवर के अंदर एक सुरंग है जिसमें ये मेट्रो चल रही है। तो भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग कोलकाता में शुरू की गई है। 6 मार्च को यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे और उन्होंने इस मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया, कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। याद रखिएगा जो मेट्रो का हेडक्वार्टर है
वह भी कोलकाता में ही है। और दुनिया की जो भारत की जो सबसे पहली मेट्रो चली थी वो भी कोलकाता में ही चली थी। मेट्रो जो ये वाली चली है हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय कर लेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कई किलोमीटर तक पानी के अंदर है। तो अगला पॉइंट नेक्स्ट, युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने माई युवा या एम युवा योजना को शुरू किया है? एम युवा योजना, ठीक है ना। एम युवा योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश, थोड़ा तेज आंसर किया करो, क्लास थोड़ी तेज चलेगी, ये प्रैक्टिस सेशन ही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के लिए एम युवा योजना को लॉन्च किया है। ये एम युवा योजना है क्या सर, देखना जरा। करीब 1000 करोड़ रुपए के फंड के साथ एम युवा योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार और इनोवेशन की तरफ बढ़े। उसमें उन्हें पैसा दिया जाएगा, ये मतलब एमएसएमई विभाग को शामिल करते हुए यूपी सरकार बेरोजगार लोगों को स्व उद्योग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे देगी, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके और आर्थिक वृद्धि कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई है, बताइएगा। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन के तीसरे तीसरे की मेजबानी की गई है दुबई के द्वारा। और इसमें पूरे ही विश्व के जितने भी बड़े बड़े पुलिस से संबंधित अधिकारी थे वो यहाँ पे जुड़े। इसमें जो दुबई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही लोग इसमें मौजूद थे, और पुलिस की सुरक्षा को संबंधित, उनके सामने आने वाले चुनौतियों पे उनसे निपटने के लिए सारी कार्यभार का इसमें जो हुआ वो चर्चा हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखना है कि दुबई में हुआ इस बार इसका सम्मेलन। किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला जेनरिक एआई शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया है? वैसे आप जानते हैं भारत का पहला क्षेत्रीय एआई शिक्षक लीसा है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। आज ही आपने, अगर आज सुबह 8 बजे जो मैं एसएससी अड्डा पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं उस क्लास को लिया हो, तो उसमें मैंने बताया कि ग्लोबल मीडिया अवार्ड इस बार सना नाम के एआई न्यूज एंकर को दिया गया है, जो इंडिया टुडे ग्रुप की है। भारत का पहला एआई बेस्ड पार्क बेंगलुरु में है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी जस्ट आस्क नाम से चैट बॉट लॉन्च किया था, गूगल ने बार्ड नाम से लॉन्च किया था। और आपके जो एआई का जनक है वो किसे माना जाता है? जॉन मैकगार्थी को माना जाता है। साथ ही साथ एआई वर्ड को कोलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया था। ये सारी चीजें आज हम लोग सुबह सुबह दोहराए थे, लेकिन इसका राइट आंसर है केरल। वैसे लीसा कहाँ की है? तो लीसा जो एआई शिक्षक है सर, ये आपके ओडिशा की है, उड़िया भाषा के लिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। तो वैसे ही जो स्टाइल में मैडम खड़ी है ना, वास्तव में ऐसे ही सब एआई वाले पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, वास्तव में एआई वाले ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। वर्षा गुप्ता कह रही सर प्लीज टेल मी, आपकी करंट अफेयर की बुक आ गई? नहीं, मेरी करंट अफेयर की बुक 2 बार आती है। एक बार पूरे ईयर की आती है और एक बार आती है हाफ ईयर की। हाफ ईयर वाली जो करंट अफेयर की, मैं वहां पे तो पूरा जी जान लगा दूंगा इस किताब में। ये जो किताब आएगी वो आएगी जून में। ठीक है ना, ताकि कम से कम पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने यहाँ पे इंक्लूड तो हो, तो वो उस समय आएगी। अगला पॉइंट, सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? जैसा कि आप जानते हैं इस समय लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, जो कि 4 जून के वोटों की गिनती हो जाएगी। 19 अप्रैल को ये चुनाव शुरू हुआ है। इसमें डाक मतदान के लिए पहले हुआ करता था कि 80 वर्ष, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? आपके 85 वर्ष। ठीक है ना, तो 85 वर्ष के जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग वोट देने के लिए उनके घर पे ही वो सुविधा ला दी जाएगी कि आप घर पे ही वोट दे दीजिए। निम्न में से किस राज्य द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आएगी? अब जरा एक बात सोचना, इंदिरा गांधी है, इसका मतलब जहां कांग्रेस की सरकार होगी, तो यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, ऐसे भी तो आप आंसर दे सकते हैं। अब बचा ये, और राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, यहां भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि बिलोंग करते हैं कांग्रेस से, उन्होंने लाया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत वो महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए 1500 रुपए प्रति माह देंगे, जो बैंक खातों में सीधे दी जाएगी। क्लियर है? 1500 रुपए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है?
वो होता है ना कि देश भर से विभिन्न लोगों युवाओं को जुटाया जाता है, फिर उनको संसद में ओम बिरला जी के सामने बोलने का अवसर दिया जाता है। ये पहला स्थान प्राप्त किया यतिन भास्कर दुग्गल जी ने, ठीक है ना? यतिन भास्कर दुग्गल जी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में ये हरियाणा के हैं और यह बोलने में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अगला पॉइंट, निम्न में से किस शहर में विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक कार्यक्रम साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम इस बार हुआ है भारत में, इसीलिए तो ये क्वेश्चन बना, ठीक है ना? इसीलिए तो ये क्वेश्चन बना, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही ना बनता। तो साहित्य उत्सव नामक 39वां संस्करण है। कभी कभी पेपर टफ करना होता है तो ये वाला पॉइंट पूछ देता है, ठीक है? 39वां संस्करण है। इसमें साहित्य जगत के 175 भाषाओं के विद्वान लोग भाग लिए और 11 से 16 मार्च के बीच में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अगला, 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया, यह किसने जीता है? सर भारत में जम्मू कश्मीर में किया गया था और ये जीता है क्रिस्टीना पिज़्कोवा ने। क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता है। ये है क्रिस्टीना पिज़कोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। कभी-कभी इनका राज्य पूछ देता है कि भैया ये मतलब किस देश से हैं, तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिज़कोवा 9 मार्च 2024 को मुंबई में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना? फिर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसको ट्रांसफर किया गया और सब कुछ दिया गया, ये बात याद रखिएगा। अगले अगले पॉइंट पे जाते हैं और ये देखो भारत की तरफ से सीनी शेट्टी ने भाग लिया था, लेकिन ये टॉप 8 में जगह बनाने के बाद टॉप 4 की रेस से बाहर हो गई। अगला, पहले पढ़ तो लो, कुछ लोग को अब यहाँ से पीडीएफ की चिंता है, हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, तुम्हारे लिए ये बनाए हैं, दे देंगे। आसिफ अली जरदारी को किस देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आज की खबर है कि डार साहब, डार हैं, यासिक डार नाम है, साहब क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो डार हैं उनको पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के ही राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने हैं। शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार है जब ये क्या बन रहे हैं, राष्ट्रपति। किसका स्थान ले रहे हैं? डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान ले रहे हैं। अगले पॉइंट पे जाएंगे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। भैया जाओ अगला, निम्न में से किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? बताओ। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया जी। खुद भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने कई बार जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में भारत के लिए मेडल जीता है। तो देवेंद्र झाझरिया जी को हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। देवेंद्र झाझरिया जी एक अन्य पैरा एथलीट दीपा मलिक जी की जगह लेंगे। दीपा मलिक जी जब आई थी तो उस समय बहुत फेमस हुई थी दीपा मलिक जी। उसके बाद क्या हुआ था कि देवेंद्र झाझरिया भाई अध्यक्ष पद 2-2 साल में बदलता रहता है, तो ये बने हैं। बेसिकली देवेंद्र झाझरिया जी राजस्थान से हैं और कहां से, भाला फेंक खेलते हैं पैरा ओलंपिक में, मतलब भाला फेंक खेल खेलते हैं। भारत से मित्रता की खुशी मनाने के लिए किस देश ने इंडिया बाय द क्रीक नामक उत्सव शुरू किया है? बताइएगा। इंडिया बाय द क्रीक नहीं भाई, ये जो आज मैं क्लास ले रहा हूं ये महीने में एक बार होगी और उस महीने के मैं बेस्ट 40-50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और 20-30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि अभी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं मार्च महीने का, तो अब जो आने वाले 8-10-15 दिनों में एक बार मैं अप्रैल का पढ़ा दूंगा, फिर मतलब मई लास्ट तक जाते जाते मई का, ऐसे करते करते मैं इसको हर महीने में एक वीडियो आपके लिए ये दिया करूंगा। ये रोज की क्लास नहीं है, ठीक है ना? निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रितिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। किसे प्रितिजर पुरस्कार? सर प्रितिजर पुरस्कार दिया गया है रिकेन यामामोटो को। ये कहां के हैं सर? ये जापान के हैं। लेकिन 2023 वाला किसे दिया गया था? वो दिया गया था डेविड चिपरफील्ड को। तो ये जो जापानी आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोटो, इनको दिया गया है 2000। ये उसे दिया जाता है जो बहुत ही अच्छा मकान बिल्डिंग का डिजाइनर होता है, तो उन्हें ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं जापानी रिकेन यामामोटो जी। और ये 53वां जो प्रितिजर पुरस्कार है जो आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया गया है और हमेशा से आर्किटेक्ट के लिए ही दिया जाता है। हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी। एक बात समझना, इस क्लास के ना हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? सी ऑप्शन, सेना ने जीता है। अभी 7वीं बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल जीती है सेना ने। 77वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया
जिसको सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में फाइनल में सेना ने किसको हराया? गोवा को। जीता कौन है? सेना, आर्मी। हारा कौन है? गोवा। 1-0 से हराया है, ठीक है। कटलेस एक्सप्रेस, कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? बताइएगा। कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास कहां पे किया गया है? तो कटलेस एक्सप्रेस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है सेशेल्स में, ठीक है ना। सेशेल्स में इस नौसेना अभ्यास में 16 देशों की टीम ने, नौसेना की जो टीम है उसने भाग लिया है। इस अभ्यास 16 देश की जब टीम पहुंची तो सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय सेना इसमें 2019 से भाग ले रही है, ठीक है। 2000। अब कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि 16 देशों का नाम बताओ, वो बस इतना पूछ सकता है कि कटलेस एक्सप्रेस में कितने देशों ने भाग लिया, या फिर इसका जो अभ्यास हुआ ये कहां पे हुआ, या फिर वो ये पूछ सकता है कि ये कटलेस अभ्यास एक अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, थल सेना अभ्यास, वायु सेना अभ्यास, ऐसे, या तीनों का मिला जुला, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? निधि जी इसकी पीडीएफ आपको आज मिलेगी, आज तो मिलेगी ही, ठीक है ना। ये ऑप्शन अमिताभ घोष, अमिताभ घोष जी को मिलेगा इरास्मस पुरस्कार। तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। नीदरलैंड में यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला पॉइंट, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है? ठीक है ना। तो ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया और सर्वश्रेष्ठ मूवी है ओपेनहाइमर। अगला पॉइंट, तो ये है आपके ओपेनहाइमर, इसी के हीरो हैं किलियन मर्फी जी, इन्हीं को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है, ये भी बात याद है। सिलियन मर्फी, ठीक है, किलियन मैंने बोला था, सिलियन मर्फी। जबकि पुअर थिंग्स मूवी के लिए एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ओपेनहाइमर ने ओवरऑल अवार्ड जीता है, मतलब ऑस्कर इस बार ओपेनहाइमर ने जीता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। जितना भी ऑस्कर जिस जिस क्षेत्र में मिला है 2024 वाला, उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसमें आप बस 2 ही 4 याद रखना कि वो आपके बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइएगा। ठीक है ना, तो इंडोर एथलेटिक का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। नवीन पटनायक जी इसका उद्घाटन खुद करने पहुंचे थे, और ये एक एक्वाटिक हब का भी उद्घाटन उसी के साथ साथ किया है। अगला, निम्न में से किस देश ने रूबेला और खसरा से लड़ने में शानदार सफलता के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया है? भारत ने प्राप्त किया। पूछेगा ये, ठीक है ना। अमन पांडे, अभी मेरी बुक नहीं आई है लल्ला, वो बुक आएगी जून में, तब आप उसको ले पाएंगे, अभी कोई मेरे पास बुक नहीं आई है। निम्न में से किस देश ने रूबेला और खसरा से लड़ने में शानदार सफलता के लिए? भारत। भारत एक्चुअली अपने कुछ टारगेट रखा हुआ था, तो डब्ल्यूएचओ ने देखा कि रूबेला और मीजल्स मतलब होता है खसरा, रूबेला अपने आप में एक डिजीज है, निपटने के लिए भारत ने जो एफर्ट पुट किए वो सराहनीय थे, इसलिए इनको खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। नायब सिंह सैनी को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री, मार्च में आपने देखा था कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल गए थे, तो सर हरियाणा, गुजरात, सर हरियाणा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा करके नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बंडारू दत्तात्रेय जी राज्यपाल हैं, ये नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ के, और उधर जो कॉर्नर में खड़े हैं ये आपके मनोहर लाल खट्टर जी भूतपूर्व, अब वो चेयर पे बैठ गए, नए लोग शपथ ले लिए, बात खत्म, ठीक है ना। तो नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, और ये बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा के। अगला, हाल ही में लागू किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम में किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है? एक्चुअली 6 देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल किया गया है, लेकिन उसमें पाक आपके शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में लागू किए गए नागरिक किस देश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शामिल है? हाँ, म्यांमार के को शामिल नहीं किया गया। आपको मैं यहां बताऊं, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक में वो लोग जो ये भारत के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को शामिल नागरिकता दी जाएगी। ये 3 ऐसे हैं जहां के नागरिकता दी जाएगी, मतलब वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं। तो इन देशों में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू लोग, जैन लोग, बौद्ध लोग, पारसी, सिख, ईसाई, ये लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। अगर वो भारत आते हैं तो उन्हें क्या दी जाएगी? नागरिकता सीए के अंतर्गत दी जाएगी। मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है?
ठीक है ना, बताओ बताओ बताओ। रविचंद्रन जी, ये जो सेम पीपीटी है ना, अब देखो मैं एक ही चीज को दो बार पढ़ूं, आपके आप भी तो यार इसको पढ़ सकते, इसीलिए मैंने सब कुछ बाइलिंगुअल लाया है। तो हु हैज लॉन्च ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब कैटल स्मगलिंग? एक्चुअली ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको लॉन्च किया है, खास करके आपके कठुआ वाले इलाके में, ताकि जो पशु तस्करी करते हैं उनको रोका जा सके। लिखा है ना कठुआ सांबा इनमें। निम्न में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो ये नियुक्त किए गए हैं किशोर मकवान जी। इंपॉर्टेंट बनेगा, देखना ये पूछेगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है किशोर मकवाना, बने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इनका नाम याद रखिएगा। और लवकुश कुमार जी ने भी उसी दिन इसी कमीशन के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम सिर्फ एक बनेगा, किशोर मकवाना। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय उद्योग से जुड़े व्यक्ति कौन बन गए हैं? बताइएगा। देखो मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि आपको तुरंत ये याद नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब इनका पीडीएफ और जब इस क्वेश्चन को आप दो चार बार पढ़ लोगे तो मार्च से निश्चिंत हो जाओ। कुछ दिन बाद अप्रैल का कर दूंगा, अप्रैल का तो कल सुबह वैसे भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं, वहां आ जाना। आप लोग को अलग से भी अप्रैल का एक दिन आके पढ़ा दूंगा। करेंट अफेयर ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक बार में पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है ना, उसको पढ़ने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसने शेरनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? बताइएगा। शेरनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट पे आएंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लड़कियों में, महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शेरनी लॉन्च किया है, ताकि लड़कियां रिसर्च के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप को क्या कर सकें और अधिक मतलब कि सहयोगी पा सकें, प्रतिभागी के रूप में देख सकें। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने महिला वैज्ञानिकों के लिए शेरनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। शेरनी का फुल फॉर्म याद रखना, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। अगला पॉइंट, माताओं को पहचान दिलाने के लिए किस राज्य ने हाल ही में सभी सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए मां के नाम को अनिवार्य कर दिया है? सर महाराष्ट्र किया है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की, जिसमें एकनाथ सिंधे जी ने अपनी माता का नाम एकनाथ गंगूबाई सिंधे जी, देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस जी, अजीत आशा ताई, सभी लोगों ने अपने माता जी के नाम के साथ यहाँ पे क्या किया है, एक बोर्ड लेकर के अपनी फोटो खिंचवाई। और ये कोई भी दस्तावेज हो अब महाराष्ट्र सरकार का, वहां पे माता का नाम जरूरी रहेगा। केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सर हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत वहां के जो मतलब निजाम लोग हुआ करते थे, सरदार पटेल जी के सुपरविजन में भारत में मिलने की घोषणा किए थे। और इसीलिए चूंकि 17 सितंबर को ये सब कुछ हुआ था, इसलिए 17 सितंबर को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो ही क्यों? क्योंकि 1947 में सबसे ज्यादा पोलो खेले जाने वाले मैदान वो कहाँ थे? आपके हैदराबाद में थे। दैट्स वाई 17 सितंबर 1948 को क्षेत्र निजाम के शासन से मुक्त हो गया था, भारत में मिला था। तो 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 12वीं फेल, ठीक है ना, 12th फेल, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो शुरू में थोड़ा भटका हुआ था, पढ़ने मन नहीं लगता था, फिर उसको लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो पढ़ने लगा और आईएएस बन गया, ठीक है ना। तो दैट इज 12th फेल। विधु विनोद चोपड़ा जी ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता अपनी मूवी के लिए। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? बताइएगा। रणजी ट्रॉफी 2024, रणजी ट्रॉफी 2024 जीता है मुंबई ने। मुंबई ने इस बार रणजी ट्रॉफी 2023 का 24 का खिताब जीता है। मुंबई 42वीं बार है जो इस खिताब को जीती है, और इस बार उसने हराया किसे है? विदर्भ को, और जीता है मुंबई ने, और 42वीं बार। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज बनेगी, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये कुछ ऐसी हैं जो आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। अजिंक्य रहाणे ने इसकी कप्तानी की थी और रणजी ट्रॉफी के मैच को जीता। अगला पॉइंट,
पिछले 5 अब 2024 2023 में देखो सौराष्ट्र जीता था बंगाल को हराकर, 2024 मुंबई जीता विदर्भ को हराकर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है ना? तो ये राइट है आपके बी ऑप्शन 108। भारत को जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब इसमें जेंडर इंडेक्स देखा जाता है पुरुष और महिला के लिंगानुपात के ऊपर, ठीक है ना? अब सिर्फ इसमें आपको भारत का क्या याद रखना होगा, रैंक याद रखना होगा। निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया है डॉक्टर उमा रेले को। इसी में एक ऑप्शन डाल दो खाली रतन टाटा, मैक्सिमम रतन टाटा इस पे टिक मार करके आ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये आप याद रखिएगा डॉक्टर उमा रेले, ये है डॉक्टर उमा रेले जिनको दिया गया है आपके किसके क्या कहा जाता है महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, क्षमा करिएगा महाराष्ट्र गौरव अवार्ड। बेसिकली जो उमा रेले हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना, भरतनाट्यम भी करती हैं। इजराइल वार डायरी नामक किताब निम्न में से किसने लिखी है बताइएगा? इजराइल वार डायरी नामक किताब, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। मेरा यहाँ कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं, और रट भी नहीं सकते हो। 1 घंटा में करंट अफेयर के अभी 40 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे बस मैं इकट्ठा कर दे रहा हूँ, एक बार आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये तैयार होगा। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे पढ़ लें कि याद हो जाएगा। नहीं होगा ना, हम भी उस बात को जानते हैं। इतना जल्दी आया क्वेश्चन है नहीं याद होगा तो आंसर की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अगर आप इन चीजों को एक बार पढ़े रहोगे, फिर एक बार पीडीएफ के थ्रू देखोगे, एक आध बार खुद से देखोगे तो ये याद होगा। तो मुझे इसमें मतलब जैसे ना पढ़ते समय मन में बड़ी बड़ी बातें चलती हैं, जैसे लग रहा होगा अरे ये तो इतना तेज पढ़ा रहे हैं, आंसर बोल के निकल गए, हमारा क्या होगा, हमको तो याद ही नहीं हो रहा है। मुझे अच्छे से पता है ये बात। आप जैसा मैं भी स्टूडेंट ही हूं, मैं भी कुछ पढ़ता ही रहता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि एक बार में कुछ होना ही नहीं है, ये 2-4 बार में होना है, ठीक है ना? और मेरे इस क्लास का उद्देश्य क्या है, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसकी पीडीएफ आपको देना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मार्च महीने के इकट्ठा किए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब, ठीक है, आप जब तैयारी करोगे और ये पीडीएफ आपके पास रहेगी तो वो आपको मदद करेगी, बस और कुछ नहीं। इस क्लास का यही एकमात्र उद्देश्य है। तो मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। निम्न में से किस राज्य ने युवाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना को शुरू किया बताइएगा? स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना की शुरू किया है। स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है। एक नाथ शिंदे जी वहां के मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना शुरू किया है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इसमें युवाओं के स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए ये कोशिश की जा रही है और वो उच्च तकनीक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश सर भारत बना है, ठीक है ना? समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश भारत बना है। इसमें 50 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा और बाकी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें दूंगा। टोटल 80 के आसपास मैं आज क्वेश्चन इसमें रखूंगा। तो समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत बना है, ठीक है ना? ये जरूर याद रखिएगा। पीयूष मंत्री आपके केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी ने 15 मार्च को मुंबई में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल नेशनल टाइम प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों को कम करने के लिए निम्न में से क्या लॉन्च किया गया है? सर लॉन्च किया गया है इथेनॉल 100, ठीक है ना? इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है। तो ये है आपके। अगला, निम्न में से किसने गोल्डन बुक अवार्ड जीता है? गोल्डन बुक अवार्ड राखी कपूर ने जीता है। ये है राखी कपूर जी, इन्होंने दूसरी बार गोल्डन बुक अवार्ड जीता है और इनकी 26वीं पुस्तक ब्रेकिंग फ्री एम्बैरेसिंग मी हीलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड अब्यूज एंड टॉक्सिक कंडीशन। जैसे होता है कई बार, आप ये किताब इन्होंने इस मुद्दे पे लिखा है गोल्डन बुक अवार्ड कि आप बचपन में अपने नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, दादी के यहाँ, बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ रहते हैं, फिर बचपना में जो लड़कियां रहती हैं खास करके उनके रिश्तेदार पड़ोसी उनके साथ कभी शारीरिक और मानसिक बदतमीजी कर लेते हैं और वो कुछ कह भी नहीं पाती है, ना वो अपने पापा को बता पाती है ना मम्मी को कि ये मौसी मौसा अड़ोसी पड़ोसी ने कर दिया है, सिर्फ वो मन में घुटती रहती हैं। कभी उनके स्टेप ब्रदर ही कर लेते हैं बदतमीजी। तो इस तरीके की चीजों के ऊपर ये लेखिका राखी कपूर ने अपने अनुभवों को लिखा, जिसे गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है। यहाँ सभी के कमेंट प्राइवेट हैं और मैं अक्सर बोलता हूं, ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे
बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, इससे छोटी बच्ची होती है घर में, इतनी बड़ी 9वीं 10वीं 8वीं में पढ़ रही हैं और उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, ठीक है, और खुद उनके रिश्तेदारों के द्वारा, खुद उनके भाई जो इधर उधर के हैं उनके, तो इसलिए ये किताब लिखा गया है। हाँ बिल्कुल, आई नो वेल। और इसमें, अच्छा, इसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं कि वो 111 लिखे और आपका कमेंट कोई नहीं देख पा रहा है, ये भी आप जान लीजिए, कोई बॉयज कमेंट आपका नहीं देख पा रहा है। अगर कभी ऐसा हल्का सा भी आपको महसूस हुआ कि नहीं ऐसा मेरे साथ या किसी मेरे परिचय के साथ हुआ है, तो आप जरा एक बार 1 लिखे ताकि मुझे भी ये पता चले, आपको भी, कि हाँ यार इस तरीके के मिसबिहेव, और मैं इसको परसेंटेज में बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं जो ये लिख रही है, विश्वास करिएगा, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, कहूंगा भी किसी का नहीं, लेकिन अगर मेरे क्लास में इस समय 80 लड़कियां पढ़ रही हैं, 80 लड़कियां बाय द वे पढ़ रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मतलब 100 लड़कियां अगर पढ़ रही हो, 90% गर्ल्स 111 लिख रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं, सुधरने की जरूरत है, और ये कोई और नहीं, हम लड़कों पे ये धिक्कार है, हम लड़कों पे ये धिक्कार है। अपनी आने वाले जनरेशन को, अपने आने वाले बच्चे को, बच्ची को, हम लोगों को इस कंडीशन से बचाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई एक सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है यार, जीवन को आगे लेके चलना है, समझ रहे हो ना, जीवन को आगे लेके जाना है। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज, ठीक है ना, ये चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकन नियुक्त किया है, वह किस खेल से है, बताइएगा। अब शीतल देवी, बताइएगा। एक लड़का लिख रहा है, सर लड़कियां भी कुछ बहुत गलत होती हैं। हाँ भाई, लड़की लड़के सब गलत होते हैं, सभी का अपना है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि सारे लड़के ही गलत है, सारी लड़कियां ही गलत है, सभी लोगों में ये है। तो सुश्री शीतल देवी तीरंदाजी, आर्चरी से संबंधित है, बहुत ही प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं आर्चरी की। अभी आपने देखा था इनके बहुत सारे आर्चरी तीरंदाजी के वीडियो वायरल हुए थे, मोदी जी ने भी इन्हें बुला करके प्रशंसा की थी इनकी। तो शीतल देवी पीडब्ल्यूडी आइकन बनाए जाने पर चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करते हुए देशवासियों को मतदान करने के लिए अपील किया है। चुनाव आयोग के ये सारी बातें। अगला, भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है ना, बताइएगा। तो भारत का पहला, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मोदी जी वहां खुद पहुंचे हुए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला, हाल ही में आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, सर पहली बार जीता है बेंगलुरु ने ना, हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, रॉयल चैलेंजर्स जो अभी दूसरी बार ही तो आयोजित हुआ है, पहली बार वाला मुंबई इंडियंस जीती थी, दूसरी बार वाला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। ये स्मृति मंधाना और अन्य क्रिकेटर्स जिन्होंने ये अवार्ड जीता। निम्न में से किसे सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा, किया जाएगा नहीं सर, हो गया, प्रभा वर्मा जी को। इन्होंने मलयालम कवि और साहित्य प्रभा वर्मा को मिलेगा 2023 के लिए सरस्वती सम्मान। इनकी जो रचना है रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम के लिए इनको ये दिया जा रहा है, ठीक है ना, इनकी किताब जरूर याद रखना, रौद्र सात्विकम। अगला, और वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो यहाँ तो आप प्रभा वर्मा जी के बारे में पढ़ लिए, और आपके पुष्पा भारती जी जिनकी किताब यादें यादें और यादें, उसके लिए भी मिला है अवार्ड। उसके अलावा आपके गुलजार जी और तुलसी पीठ के संस्थापक राम भद्राचार्य जी, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। अमन पांडे मैं लास्ट में बात करूंगा आपसे, ठीक है ना। अगला, विनय कुमार को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अमन पांडे अपना डाउट लिखो, आप बार बार ये मत लिखो कि सर आई हैव सम डाउट, तो वो अपना डाउट लिखो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। विनय कुमार को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, विनय कुमार जी रूस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने पवन कुमार का स्थान लिया है, ठीक है ना। विनय कुमार में भारतीय राजदूत के रूप में रूस में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इन्होंने पवन कपूर के जगह स्थान लिया है, पवन कपूर। अगला पॉइंट, टाइगर ट्रायम्फ 24 नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है, टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ जो युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जा रहा है, टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास, और इसका आयोजन 18 से 31 मार्च तक हुआ था, पूर्वी समुद्री तट पर किया गया था, ठीक है, पूर्वी समुद्री तट पर किया गया था। मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, यहां से 51वां क्वेश्चन से लेकर के मैंने आपको 50 प्रैक्टिस कराए और 30 क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। टोटल मार्च में मैं आपको 30-80 क्वेश्चन दे रहा हूं।
विश्वास करिएगा इसी तरीके से मैं हर महीने में एक बार आपसे यहाँ आऊँगा, ठीक है ना? और उसके बाद मैं ये करूँगा। चूँकि अभी हम इसमें थोड़ा ये प्लान मेरा लेट बना, अभी अप्रैल खत्म हुआ है, अप्रैल की क्लास मैं इसी महीने में मई में ही ले लूँगा, बल्कि मई के महीने में ये जो अब आपका कल से तो 1 मई स्टार्ट हो जाएगा, इसी मई महीने में मैं 2 क्लास, मई की तो मान लो 30 के आस-पास लूँगा, लेकिन अप्रैल का भी इसी महीने में मैं ले लूँगा, ठीक है ना? अप्रैल का भी मैं ले लूँगा। इतना ही पूछना था अमन पांडे को। तो अमन पांडे जी हो गया, ठीक है ना? उसके अलावा आपको बताएं, ये तो एक बस झलक मात्र है। सच तो ये है कि मैं आपके लिए अब जैसे कल ही मंथली, हाफ ईयरली, एनुअल करंट ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे मैं रेगुलर पढ़ाता रहता हूँ, वहां जुड़िए, ठीक है ना? वहां पे जुड़िए। तो ये क्लास महीने में बस एक बार चलती है। अभी मैंने मार्च का पढ़ा है, इस महीने में एक बार और चलेगी, दैट इज अप्रैल, ठीक है ना? और आयुष यार, वरदान बैच करंट अफेयर का वो 7 दिन का आता है, वो तो अपने आप में शानदार होता है। जब कोई एग्जाम एकदम नजदीक आता है तो मैं 6-7 दिन का लास्ट 8-10 मंथ का करंट अफेयर का एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स बैच लॉन्च करता हूँ। अगर जब कोई एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप ज्वाइन करिएगा, उसमें मैं थोड़ा ज्यादा ही आपके लिए कर पाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।